बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम बिला तकल्लुफ़ और मैं हूं आपके साथ अनम जुल्फ़िकार। नाज़रीन, प्रोग्राम में आज हम बात करेंगे तहरीक इंसाफ ने गैर मुल्की फंडिंग केस की समाअत के दौरान एतराफ़ किया है कि 2013 से पहले जो पीटीआई फंड्स थे उसमें गड़बड़ हुई थी और इस बारे में जो चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान हैं वो बाखबर थे। जबकि इस केस की जो समाअत है वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा ने की और ये 3 रुकनी बेंच ने इस केस की समाअत की है। पीटीआई के वकील जो अनवर मंसूर हैं उन्होंने भी इस हवाले से अपने दलाइल दिए हैं। हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं हमारे मोअज़्ज़िज़ मेहमान साबिक सफ़ीर और दानिश्वर सैयद आदिल गिलानी साहब। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, इस केस की समाअत हुई है इलेक्शन कमीशन में और इसमें इंकशाफात भी सामने आए हैं कि पार्टी फंड्स के अकाउंट मुख्तलिफ रहनुमाओं के नाम से खोले गए। तो क्या कहेंगे आप इस हवाले से? इंकशाफात तो सामने आ चुके हैं। देखिए, ये हमारा कहना है कि पूरी दुनिया पाकिस्तान को करप्ट कह रही है। जो सीपीआई 2021 आई थी उसके अंदर पाकिस्तान की रैंकिंग जो है वो 17 कंट्री ख़राब हो गई थी और मेन वजह उसकी थी कि स्टेट कैप्चर और रूल ऑफ लॉ की एप्लीकेशन नहीं है। ठीक, रूल ऑफ लॉ की एप्लीकेशन ये है कि कानून है कि अगर आपने पैसा जो है वो बैंक के थ्रू मंगाया है और टैक्स पे किया है और डिक्लेयर किया है तो वो कानूनी है। अगर आपने बैंक के थ्रू मंगाया है, टैक्स पे नहीं किया, डिक्लेयर नहीं किया, वो गैर कानूनी है। ठीक। आपने पैसा बैंक के थ्रू नहीं मंगाया, हवाले से मंगाया है, गैर कानूनी है। इस रूल पे जो है सुप्रीम कोर्ट के फाजिल जज निसार ने एक छोटी सी मैं तो कहूँगा कि कंकॉक्टेड रीज़न बना के नवाज शरीफ को ताहयात बैन कर दिया कि उन्होंने अपने बेटे की कंपनी जो दुबई में थी उसके अंदर उनको 10,000 दरहम तनख्वाह मिल सकती थी, नहीं ली और वो डिक्लेयर नहीं किया तो वो उसको जो है वो वही 62-63 में डिसऑनेस्ट है। ठीक। जब उनसे सवाल पूछा उन्होंने कहा मैंने तनख्वाह ली नहीं तो मैं क्या डिक्लेयर करूं? डिक्लेयर तो उस वक्त करोगे जब पैसा आता है। नहीं, ये आपके पैसा आपका हक था, आप बाद में ले सकते थे, आपने नहीं लिया, आपको गैर कानूनी कर दिया। अच्छा। इसी जस्टिस नौसाद ने एक और गलत तरीके से जहांगीर तरीन को भी डिस्क्वालीफाई किया तायात पैसे के ऊपर कि उसने कहा कि मैंने पैसे जो है वो बाहर भेजे, अच्छा। बैंक के थ्रू भेजे, बच्चों के नाम पे इंग्लैंड भेजे, उन्होंने प्रॉपर्टी ली और उनके नाम पे, तो उनके ऊपर इल्ज़ाम था कि उन्होंने ये डिक्लेयर नहीं किया कि प्रॉपर्टी उनकी है। तो मेरी प्रॉपर्टी नहीं है, ये प्रॉपर्टी बच्चों की है और बच्चों को पैसा मैंने दिया है और मेरा ये रिकॉर्ड है बैंक का। सब कानून और प्रूफ होने के बावजूद साकिब निसार ने, जो इस मुल्क का सबसे बदतरीन जज साबित हुआ, उसने उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया और इंशाल्लाह जहांगीर तरीन वापस क्वालिफाई हो जाएंगे। सही। ये केस जो इसका इलेक्शन कमीशन में चल रहा है पीटीआई का, ये इन 2 केसेस से 1000 गुना ज़्यादा संगीन है। ठीक। इसके अंदर केस में ये हुआ कि इस पार्टी के अपने सेक्रेटरी जो इनके थे, फाइनेंस सेक्रेटरी थे कोई न्याजी, उन्होंने कंप्लेन की कि पैसा जो है वो मिसयूज़ कर रहे हैं। पीटीआई की फंडिंग जो आती है वो पर्सनल इस्तेमाल में आ रहा है। इन्होंने 7 साल पहले जो है वो केस किया था। ये केस किया था उन्होंने नून लीग के ज़माने में नहीं किया था, उससे पहले क्या किया हुआ है। ठीक। इलेक्शन कमीशन जो है वो स्लो था, जैसे मिल के सारे इदारे हैं, कोर्ट भी है, नहीं लगाते केसेस 10 साल तक चल रहे केसेस, ये चलता रहा। अब उसकी सही चीज़ें निकल के आ रही हैं। एक पर्टिकुलर एस्पेक्ट इसकी उसका मैं बता दूँ जो आवाम को समझना चाहिए कि आदमी मिसगाइड ना हो जाए कि एक झूठ लोग बोल रहे हैं कि झूठ को सच समझ लें, क्योंकि झूठ आखिर झूठ है, वो खुल जाता है। यू कैन फूल द नेशन ऑल द टाइम ऑन वन स्मॉल पॉइंट, बट यू कैन नॉट फूल द नेशन ऑल द टाइम ऑन द बिग पॉइंट। तो ये जो कानून है, इस कानून के तहत जो है जब इनके अकाउंट आए तो उसमें 11 अकाउंट जो है वो स्टेट बैंक ने कहा है कि ये है पीटीआई के अकाउंट हैं जो कि डिक्लेयर नहीं किया इलेक्शन कमीशन ने। ठीक। ये साबित हो गया कि छुपाया है इन्होंने। अब वो अकाउंट जो है किन के नाम पे, कौन चला रहा था? वो अकाउंट चला रहा था
पीटीआई का असद कैसर अच्छा, जो कि स्पीकर था अभी, ठीक। वो अकाउंट चला रहा था इमरान इस्माइल, अच्छा, वो गाने वाला जो यहाँ का जो गवर्नर था, ठीक ठीक वो अकाउंट चला रहा था शाह फरमान, ठीक। जो इस वक्त जो है वो मेरा ख्याल है चीफ मिनिस्टर है, क्या है वहाँ पे KPK में, वो मियाँ महमूद रशीद लाहौर के, वो चला रहे थे अकाउंट। समर अली खान चला रहे थे यहाँ पे जो आर्किटेक्ट हैं, मुजीब चला रहे थे जो कराची के MNA हैं, ठीक। और डॉक्टर अलवी कमेटी के चेयरमैन थे, उन्होंने अथोराइज किया था इसको एज अ सेक्रेटरी जनरल अकाउंट खोल। और वो जब बयान ये चीज़ें खुल के आई तो PTI ने अभी मई में जो है वो अपने वकील उनके हैं अनवर मंसूर, उनके थ्रू दिया है, ये अकाउंट अनअथोराइज थे, ये हमारी मर्ज़ी से नहीं चलाए थे, पार्टी के नॉलेज में नहीं थे। मकसद ये है कि कितना बड़ा झूठ है, ये तो वो चीज़ है ना कि जो चीज़ है मैंने नहीं की तुमने की है। अब इसके ज़्यादा क्या बचता है, अगर इनको नहीं पता था ये पैसा, तो ये करोड़ों अरबों रुपया जो है वो मिसयूज़ हुआ ना फिर। ठीक। कम से कम PTI के ये 12 आदमी जो हैं ये लीगल काम कर रहे थे, उनको ताहयात जो है वो डिक्लेयर करो। अगर इलीगल कर रहे थे तो उन्होंने अपने इलेक्शन कमीशन में असेसमेंट डाले ये मेरे अकाउंट हैं और ये मेरे इतना पैसा आया है, वो नहीं डाले, तो ये क्या होगा। तो ये चीज़ ऐसी है कि मीठा मीठा हापा पर कड़वा कड़वा थूक देते हैं, ऐसी बात नहीं है। ये पर्टिकुलर केस जो है वो पाकिस्तान में मनी लॉन्ड्रिंग और पॉलिटिकल पार्टी की फॉरेन फंडिंग और झूठ का सत्यानाश करेगा, पाँच करेगा कि ये सच क्या है झूठ क्या है। अभी तो फॉरेन फंडिंग का ये अकाउंट सिर्फ जो है 5 साल के हैं, 2012 से लेके 2017 तक के, 2018 से लेके या 22 तक के जो है, जिसके अंदर अब अकाउंट देखेंगे इनके, PTI के अकाउंट देखें, PTI की जो इनकी शौकत खानम के फंडिंग देखें, महल यूनिवर्सिटी के देखें, सारे बड़े बड़े जो यहाँ पे करप्ट एलिमेंट हैं उन्होंने डोनेशन दिया है और फ़ायदे उठाए, वो सब चीज़ें बाहर आएंगी। ठीक। ये चीज़ें छुप नहीं सकती, इसीलिए इलेक्शन कमिश्नर के ऊपर जो है वो यानी वार पे वार हो रहा है कि इसको रिज़ाइन कर दे, ये चला जाए। भाई तुमने लगाया इसको ना, मैंने तो नहीं लगाया, अपोजिशन ने लगाया, वो तो PTI ने खुद सेलेक्ट करके लगाया और कहा कि हमने अपना आदमी लगा दिया है अभी। ठीक। तो अपना आदमी जब तुम्हारा काम नहीं कर रहा तो उसको गालियाँ दे रहे हैं। यही चीज़ उन्होंने जो है वो उसके साथ की, जजेस के साथ की। तो ये अकाउंट का इस प्रोग्राम के तवज्जो से हम ये समझाना चाह रहे हैं, ये एक आइटम है जिसमें कि PTI जो है वो ब्लैक एंड वाइट में कन्विक्ट हो रही है, और इसके कन्विक्शन ना होने का कोई सवाल नहीं है सिवाय इसके कि कोई मुकबगा हो जाए किसी के अंदर आपस में। अच्छा, तो सर ये किस तरह मुमकिन है? सर इस मुल्क में तो हर चीज़ मुमकिन है ना भाई, क्या नहीं मुमकिन है। यहाँ पर तो 4 माशाल्लाह आ चुके हैं, यहाँ पर जो है वो 6 दफ़ा आदमी बन जाता है। शेख रशीद कहता है मैं 12 दफ़ा मिनिस्टर बना हूँ, मैं 18 दफ़ा इलेक्शन जीता हूँ। शेख रशीद के अकाउंट देख लें, वो जो है उधार लेके पढ़ता था, आज वो खरापति है। यहाँ कोई नहीं रोकता, उसकी कोर्ट के अंदर डिक्लेयर की हुई प्रॉपर्टी इलीगल निकली है, उस पर उसको डिस्क्वालीफाई नहीं किया था मिसाल ने। यहाँ पे हर चीज़ हो जाती है, हर आदमी मैनेज हो जाता है, और इसीलिए ये नारे लग रहे हैं कि भाई हमें बचाओ, हमें बचाओ, हमें वापस लाओ, हमें वापस लाओ। तो ये चीज़ जो है इसके मुल्क के अंदर जो है ये बड़ी जाती है कि ये हर सच्ची और सही चीज़ को ये झूठ साबित करना चाहती है। ये जो हुकूमत वक्त होती है वो कहती है ये हम सही हैं, जो अपोजिशन होती है वो कहते हैं हम सही है। तो भाई जब दोनों सही है तो गलती किसकी है? तो गलत जो है वो एक थर्ड पार्टी करती है ना। थर्ड पार्टी जो है वो अथॉरिटीज हैं, थर्ड पार्टी जो है वो इलेक्शन कमिश्नर है, थर्ड पार्टी जो है वो नैब है, थर्ड पार्टी जो है वो कोर्ट्स हैं, हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है। इनके फैसले जो है वो थर्ड पार्टी के होते हैं, मगर इनके फैसले आते हैं तो उसको चैलेंज किया जाता है और उनको कहा जाता है कि ये मिले हुए हैं। और जब इनके ये मिले हुए फिर जाके उनको बुलाया जाता है कोर्ट में, माफ़ी मांगते हैं तो गलती हो गई, कोर्ट माफ़ कर देता है। ये सारी चीज़ें जो है करप्शन की जो है ये दास्तान बहुत लंबी दास्तान है। अगले प्रोग्राम में आपको PTI के और करप्शन के कहा जी सर, लेकिन PTI जमात है जो उन्होंने हमेशा एक ही नारा लगाया, एक ही बात की है कि करप्शन फ्री पाकिस्तान।
तो सर बाकी जमातों में तो करप्शन चले हो, लेकिन इस जमात ने स्पेशली यही बात की कि करप्शन फ्री पाकिस्तान ही होगा जब ये हुकूमत में आएंगे। तो फिर भी करप्शन के केसेस इस तरह से सामने आना और इनकी जमात की जानिब से, ये बात बिल्कुल गलत है। 2002 के अंदर जो है वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान में मुशर्रफ ने टीआई पाकिस्तान के साथ मिलके और नैब के साथ मिलके एक कन्वेंशन किया था कि इलेक्शन होने वाले थे, और उसमें कहा था कि इलेक्शन से पहले हमने एक इंटीग्रिटी पैक्ट साइन करना था, इंटीग्रिटी प्लेज विद द नेशन बाय पॉलिटिकल पार्टी, कि हम जब गवर्नमेंट में आएंगे तो करप्शन नहीं करेंगे। ऐसे उसके अंदर जमात इस्लामी थी, उसके अंदर एमकेएम थी, उसके अंदर शेरपा पीएमएल थी, पीएमएल थी, पीएमएलक्यू थी, उसके अंदर सब थे, उसके अंदर पीटीआई थी। तो हर पार्टी का मैनिफेस्टो में करप्शन को ख़त्म करने का जो है वो अभी से नहीं चल रहा है, ये पिछले 30 साल से चल रहा है। ये जो एहतसाब का कानून आया है, ये कौन लाया है? इमरान खान थोड़ी लाया है। इनको क्या पता एहतसाब क्या होता है? इनका तो नाम है एहतसाब, तहरीक इंतसाब। ये कानून जो है ये मेरा फारिद लाए थे 1996 में, जब केयर टेकर बने थे, कि भाई करप्शन को रोकने के लिए नेशनल अकाउंटेबिलिटी ऑर्डिनेंस लाए थे। जी बिल्कुल। और इलेक्शन कमीशन में नाजरीन इस प्रोग्राम इस केस की समाअत हुई है, और समाअत में जो गैर कानूनी फंड्स है उसकी डोनेशन आई जो इमरान खान ने तस्लीम की है, जो कि गैर कानूनी थी। यहाँ पर वक्त हुआ है ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा, वापस आएंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। प्रोग्राम में अब हम बात करेंगे रीट के हवाले से। रीट क्या है? रीट रियल स्टेट इन्वेस्टमेंट है, जो दरअसल एक टैक्स एमनेस्टी स्कीम है जिसके ज़रिए टैक्स की तरफ से छूट दी जाती है। एससीसीपी फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की मदद से लैंड माफिया और बिल्डर माफियाज ने फाइनेंशियल हिटमैन ने कौमी खजाने को खरबों रुपए का टैक्स माफ़ करवाने की ये साजिश की है। इस हवाले से बात करेंगे। सर सबसे पहले मैं जानना ये चाहूँगी कि ये रीट है क्या और क्यों ये स्कीम बनाई गई है, और इस स्कीम का आम आवाम के लिए भी कुछ फ़ायदा होगा या फिर ये स्कीम सिर्फ अशराफिया के लिए है? ये रीट है, रियल इस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट जी। ये सिर्फ अशराफिया के लिए है, जो कि और बिल्डर माफिया के लिए है, जो बिजनेसमैन के लिए है, बैंकों के लिए है, और ब्यूरोक्रेट्स के लिए है, पॉलिटिशियन के लिए है, कि जो पैसा कमाते बहुत हैं और उस पर टैक्स नहीं देते। दे आर टू टाइप ऑफ करप्शन। ठीक। एक करप्शन तो ये है कि, बल्कि 3 करप्शन है। एक करप्शन तो ये है कि गवर्नमेंट फंड खा जाए। ठीक। ठेका अवार्ड किया, 2 अरब की जगह 6 अरब में अवार्ड कर दिया। दूसरी करप्शन ये है कि वो पब्लिक से जो है वो पैसा लेके उनको छोड़ दे। पुलिस की करप्शन है, चालान करके छोड़ देते हैं। कोर्ट में जजेस की करप्शन है, पैसा देके फैसला उल्टा दे देते हैं। अलॉटमेंट की करप्शन है कि अलॉटमेंट जो है वो गवर्नमेंट में बगैर मेरिट पे दी जाती है। तीसरी करप्शन ये है कि गवर्नमेंट का रेवेन्यू खा जाए। अच्छा। गवर्नमेंट का रेवेन्यू जो है वो दुनिया में सबसे बड़ा क्राइम है। ठीक। सबसे बड़ा जो दुनिया के अंदर जो था माफिया किंग, वो पकड़ा गया था अमेरिका के अंदर, और वो उसका क्राइम जो था वो खरबों रुपए की वो स्मगलिंग करता था, वो खरबों रुपए के कैसीनो चलाता था, पुरोसा चलाता था, और अफीम शमीम हर चीज़ का करता था। वो सिर्फ एक क्राइम में पकड़ा गया था। अच्छा। टैक्स की चोरी में 17,000 रुपये, 17,000 डॉलर की चोरी में। अच्छा। और वो जेल के अंदर ही मर गया। तो फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू दुनिया भर के अंदर करप्शन उनकी जो है सबसे ज़्यादा खतरनाक। हमारे यहाँ FBI जो है वो गुलाम है इन बिजनेसमैन के, इन ऑडिटर जनरल के, इन टैक्स कंसल्टेंट के, इन ब्यूरोक्रेट्स के, इन पॉलिटिशियन के, और वो इनके लिए कानून बनाते हैं। और आप देखेंगे कि आप हैरानी होगी कि आपको कि फैसलाबाद जो है वो उसमें आपकी कॉटन का जो है वो बहुत बड़ा शहर है, जिनिंग मिल्स हैं, और उनका पाकिस्तान की जो इकॉनमी है उसमें 10,000 अरब रुपए की इनकम वहीं से होती है। वहाँ पे रूल ऐसे बने हुए हैं कि जो कॉटन का प्रोडक्ट
होगा अगर उसको हम एक्सपोर्ट करेंगे तो ज़ीरो टैक्स है। अच्छा। तो कॉटन के जिनिंग होती है, यान बनता है, कपड़े बनते हैं, तो वो वहाँ पर जो है अगर प्रोडक्शन जो है वो $20 बिलियन की है और $10 बिलियन एक्चुअली जो है वो एक्सपोर्ट हो रहा है, तो वो 20 बिलियन के 20 बिलियन ऐसे कानून बना दिए गए हैं कि वो 20 बिलियन के 20 बिलियन ही एक्सपोर्ट हो रहा है, तो टैक्स ही नहीं दे रहे। ठीक। उस शहर के अंदर 40-50 तो प्राइवेट जेट्स हैं। अच्छा। और पूरा फैसलाबाद जो है जो इनकम टैक्स देता है वो लीवर ब्रदर से कम है। ये कानूनी गैर कानूनी तरीके से कानूनी बना के टैक्स चोरी है। रीट जो है उसका बहुत बड़ा पार्ट है उसमें। ठीक। कि रीट इस मुल्क में रीट की ज़रूरत नहीं है। ठीक। इस मुल्क के अंदर जो है वो गरीबों का मकान देने की ज़रूरत है। गरीबों को पैसा दें, उनके मीन्स दें कि वो मकान बना सकें। ये रीट तो है अमीरों के लिए है कि वो पैसे को जो है वो 4 गुना 10 गुना बड़ा करे और उसके ऊपर कमाए, और उस पर जो रेट और टैक्स जो है वो 35% होता है। इसमें लिखा हुआ है कि रीट का टैक्स जो है वो 90% जो है शेयर होल्डर को अगर बढ़ जाएगा तो टैक्स जो है वो ज़ीरो हो जाएगा। कितना हो जाएगा टैक्स? ज़ीरो हो जाएगा। भाई तो ये मुल्क को चलाएगा कौन? ये जो इस वक्त तेल $200 का हो रहा है, ये जो स्टॉक एक्सचेंज बैठ रहा है, ये सारे यही लोग हैं। ठीक। इनके लिए वो माफिया जो है वो पिछले इमरान खान के साथ था, उससे पहले नून लीग के साथ था, उससे पहले मुशर्रफ के साथ था, वही माफिया है। और वो लोग हैं, उनमें आइडेंटिफाई आप करूँगा मैं इसके अंदर कि रीट बनाई किसने है। पहली रीट किसने बनाई है? पहली रीट आरिफ हबीब ने बनाई है। अच्छा। आरिफ हबीब ने डॉल्मेन आरिफ हबीब रीट बनाई है। डॉल्मेन जो वहाँ पे प्लाजा बना हुआ है वो इलीगल ज़मीन पे बना हुआ है। अच्छा। वो कैसीनो था, तो वो स्टेट बैंक को अप्रूव नहीं करना चाहिए था। उसको जो है वो KBCA को अप्रूव नहीं करना चाहिए था, उसको SCCB को अप्रूव नहीं करना चाहिए था, FBR को अप्रूव नहीं करना चाहिए था। उस पर उन्होंने रीट बनाई और रीट बना के पैसा कमाना शुरू कर दिया कि बिल्डिंग बना के किराए पे दी और किराया आ रहा है। तो वो उसके जो शेयर होल्डर हैं वो भी खरापति हैं और जो उसके रेंट के आ रहे हैं वो भी खरापति मल्टीनेशनल कंपनी है। ये पहला रीट हुआ था। इसको देखा देखी जो है वो हमारे एक TPL रीट बन गई 18 अरब रुपए की। अच्छा। उसके अंदर 18 में TPL के जो डायरेक्टर हैं वो हफीज़ शेख साहब के दोस्त हैं। हफीज़ शेख साहब ने बहुत सारी उनकी पिछली हिस्ट्री है, अभी का तो ये था, अभी जब मिनिस्टर बन के आए उनको लगा दिया स्टेट बैंक का डायरेक्टर। ठीक। स्टेट बैंक जो है वो रेगुलेटर है बैंक्स का। इन्होंने ये किया कि भाई ये 18 अरब की रीट में बनाता हूँ मैं, और एक इलीगल प्लॉट है उसको जो है वो हेरिटेज के अंदर से ख़त्म करके उसके ऊपर मैं बिल्डिंग बनाऊँगा। एक और प्लॉट का पहले भी कर चुके हैं वो, और उसमें जो है वो कमाएंगे और बांटेंगे, हर एक को देंगे। उसमें उन्होंने अपने 6 पार्टनर लगाए। 60% वो पार्टनर पैसा दे रहे हैं, 40% जो है वो TPL दे रहा है। ठीक। और 6 पार्टनर कौन है? हबीब बैंक, मुस्लिम कमर्शियल बैंक, UBL, अलाइड बैंक, ये सारे बैंक। अरे भाई बैंक का तो तुम मालिक हो यार। यू आर रेगुलेटर ऑफ अ बैंक। बैंक कैन नॉट गिव यू लोन, नो वे। अगर देता है तो स्टेट बैंक, ये जो निकाले गए हैं पिछले गवर्नर, इसी वजह से मतलब यहाँ पर जो है एक दूसरे के जो है वो कमर खुजाते रहते हैं और ये काम करते रहते हैं। उस पर उन्होंने एक यहाँ पर बिल्डिंग है सदर में जो मैरियट रोड के साथ है, हिस्टोरिकल बिल्डिंग है। ये आज से कोई 1817 की बनी हुई है, 200 साल पुरानी। हेरिटेज के अंदर वो उसकी प्रोटेक्टेड है, उसमें हर चीज़ है। उसकी अलग स्टोरी जो मैं अगले समय में बताऊँगा कैसे इन्होंने हेरिटेज फाउंडेशन को भी ख़त्म करा है और कोर्ट के साथ मिसगाइड करके गलत डिसीजन ले लिए। वहाँ पर वो बिल्डिंग जो है वो हेरिटेज प्रोटेक्टेड है। इट्स अबाउट 200 फुट का एक तरफ कॉर्नर की बिल्डिंग है। उस पर ड्रामा ये कर रहे हैं कि ये बिल्डिंग को फसाड को जो है वो रख रहे हैं सेम, और अंदर जो है 50 स्टोरी का टावर बना रहे हैं। एक कोई आरकॉप है, उनकी भी स्टोरी है आर्किटेक्ट की। तो वो अब ये यानी टोटल यानी मुल्क को तबाही की तरफ लेके जा रहे हैं। हमारी हिस्ट्री को भी अभी तक तो पैसे ही खा रहे थे ना,
अभी पाकिस्तान की हिस्ट्री भी ख़त्म कर रहे हैं। कोई बड़ी नहीं है, कल KNC को भी खरीद लें, कल मोटा पैलेस को भी खरीद लें, स्टेट ये इसको भी असेंबली को भी खरीद लें, क्योंकि हेरिटेज का इनको कोई वो नहीं है। तो ये इसका करके इन्होंने ये बनाया, और उस पर अभी खबर आई, आप देख रहे होंगे कि 18 अरब रुपए जमा हो गए। अरे भाई, ये FBR का काम है कि देखे कि ये किसके लिए रीड बनी थी और कैसे मिसयूज हो रही है। तीसरा रीड जो है वो शौकत तरीन साहब ने बनाई है, वो भी बिल्डर बन गए, उन्होंने भी रीड एक बना दी है आरिफ हबीब के साथ मिलके, और रीड जो है वो रियल एस्टेट में काम करेगी। उनका एक लॉयड बैंक जो है वो शाहर फैसल आया चंडीगढ़ रोड पे, पुरानी बिल्डिंग है, उसको भी आज से 150 साल पुरानी, अच्छा, हिस्टोरिकल बिल्डिंग है। उसका भी उन्होंने वहाँ पर जो है वो आरकॉप आर्किटेक्ट ने मिल के 48 स्टोरी की बिल्डिंग बना रहे हैं, सामने की दीवार को वही रख रहे हैं। हाई कोर्ट ने स्टे दिया हुआ, आज 4 साल हो गए, मगर शौकत तरीन साहब ने ये किया कि जब वो मिनिस्टर बने, उनका अपना कारोबार तो ठप हो गया ना। उनका बैंक जो है वो सिल्क बैंक में चलता था, उसके 1 रुपये 30 पैसे शेयर था। ठीक, जब वो मिनिस्टर बने 1 रुपये 30 पैसे शेयर था। ठीक, जब उतरे हैं वो 1 महीने के अंदर वो 1 रुपये 30% गिर गया। तो बैंक चलाना तो नहीं आता उनको। तो वो जब हुआ तो एज अ फाइनेंस मिनिस्टर उन्होंने पिछले बजट में रीट के अंदर के 25% जो है वो जो रीट के शेयर होल्डर है उनको प्रॉफिट जो मिलता था उस पर 25% जो है वो इनकम टैक्स लगेगा, वो कम कर दिया। अच्छा, इंसेंटिव दे रहे हैं जी रीट चलाने के लिए 15%, अपने आप को इस जेब से निकालो, इस जेब में डाल लो। ये है अशराफिया का और स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का, कमर्शियल बैंक्स का, सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान का और FBR का कलूजन है विद दी लैंड माफिया, विद दी बैंक माफिया, विद दी बिजनेस माफिया। तो मुल्क का जो टैक्स GDP रेशो जो 9 है, जबकि तुर्की का 37 है, इंडिया का 18 है, वो कैसे ठीक होगा? मुल्क के अंदर 200 रुपये का डॉलर जो है 600 हो जाएगा, कोई पूछने वाला नहीं है। शहबाज शरीफ साहब जो है वो भी बिजनेसमैन है, अल्लाह करे वो इनके ब्लैकमेल में ना आए और ये सारी चीज़ों को अंडू करें, टैक्सेशन लॉ को कंप्लीट अंडू करें। यही IMF कहता है, यही वर्ल्ड बैंक कहता है, यही FATF कहता है कि आप इस मुल्क को उस वक्त तक नहीं संभाल सकते जब तक कि इस अशराफिया ने आपके टैक्स निज़ाम को अपने काबू में पकड़ा हुआ है। इन लोगों के घरों को देखो, करोड़ों अरबों रुपए के घर हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, टैक्स देते नहीं हैं। मैं आपको उनके टैक्स का बताऊँ, आपके पास चले जाएं, सारे मिनिस्टर के टैक्स जो है वो दिए हुए हैं। इसमें सारे जो बड़े बड़े हैं इनके 10 लाख 15 लाख से ज़्यादा का टैक्स नहीं है साल भर का। इनका रोज़ का खर्चा 15 लाख का है। ऐसे सारा खर्चा जो है वो टैक्स बेनिफिट है कि कंपनी के अकाउंट में डाल दो। क्यों डाल दो भाई? अगर आपने यूज़ किया है, लॉ ये कहता है कि जो चीज़ आपके यूज़ में है वो आपके अकाउंट में बेनिफिट में आएगी। बिल्कुल। तो ये है रीट का जो है इस्तेमाल इस मुल्क में जहर है, और रीट को इस्तेमाल करने वाले और इस्तेमाल कराने वाले और इस्तेमाल करने की स्कीम बनाने वाले, ये तीनों जो हैं मुजरिम हैं, और इसको जितना जल्दी ख़त्म किया जाए उतना अच्छा होगा। बिल्कुल सर, इस तरह के कानून जो है वो सिर्फ अमीर तरीन माफिया और बैंक का तहफ़्फ़ुज़ कर सकता है, इस तरह का कानून, जबकि आम आदमी के लिए इसमें कोई रिलीफ नहीं है, बल्कि आम आदमी मज़ीद बोझ में पिसता जा रहा है। नाज़रीन, वापस आएंगे ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा।